जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम 18 फरवरी 2024 का जो सेकंड शिफ्ट में जीएस के 38 प्रश्न पूछे गए थे हम उसका एनालिसिस करेंगे। ये हमारा 15वां वीडियो है। अभी तक दोस्तों हमने 2018, 2019 और 2024 के अभी जो 15 शिफ्ट हुए थे उसमें हमने जीएस के सभी जो शिफ्ट में पेपर पूछे गए थे उसका हमने डिटेल में एनालिसिस किया है और ये 15वां वीडियो है और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उसका लेवल क्या है। दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, होने की संभावना है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी रिपीट हो। तो क्योंकि कई क्वेश्चन जो है 2018, 2019 का 2024 में पूछा गया है, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। दोस्त सिलेबस सेम होने के कारण फ्यूचर एग्जाम की तैयारी की सही दिशा देगा आपको। इसी बेस पे, इसी सिलेबस पे 2024 में क्वेश्चन जो रद्द हुए थे और उसी तरह के क्वेश्चन उसी सिलेबस पे पूछे जाएंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाल दिया है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन जो है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, उन्हीं के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। हम अगले क्वेश्चन को इसी से रिलेटेड जो है कि जनवरी माह में कौन कौन से और दिवस मनाए जाते हैं हम उसको देख लेते हैं। तो 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस या विश्व कुष्ठ दिवस मनाते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो लिस्टेंट या जो भी आप रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं उससे वहाँ से आप मल्टीपल रिवीजन कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप वहाँ से जाके रिवीजन कर लें। एक बार में आपको नहीं याद होगा, 2-3 बार 4 बार आपको याद करना पड़ेगा तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर जो है एसिटिक अम्ल वो सिरके में मौजूद होता है। ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों ये पालक में पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध या खट्टा दूध दही होता है उसमें पाया जाता है। और इसी से रिलेटेड जो अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से प्राकृतिक अम्ल किस में पाए जाते हैं। सिरका में दोस्त एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा या नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टारटारिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही या खट्टे दूध में जो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक या बिच्छू का डंक में मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मामूली चीज़ों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अरुंधति राय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा है। इसी से रिलेटेड हम कुछ अन्य क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनको 1997 में बुकर अवार्ड इसके लिए मिला था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। अन्य जो अभी हाल ही में जो साहित्यिक अकेडमिक अवार्ड 2023 के लिए दिया गया है, अंग्रेजी में नीलम सरल गौर को दिया गया है, उनका जो उपन्यास है रेस्क्यू इन रागा जानकी। हिंदी के लिए संजीव को दिया गया है, इनका उपन्यास जो है मुझे पहचानो कौन लिखा है, संजीव ने लिखा है, उन्हें साहित्यिक हिंदी में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। उर्दू के लिए सादिक नवाब शहर को दिया गया है, उपन्यास जो इनका है राजदेव की अमराई है। वीएस नयपाल ने दोस्त एरिया ऑफ डार्कनेस लिखा है। सलमान रुश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा है। अरुंधति राय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा है। शशि थरूर ने द ग्रेट इंडियन नोवेल लिखा है। कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया लिखा है। रुपयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखा है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ये अनुच्छेद 64 और 89(1) में बताया गया है। बात करें राष्ट्रपति की तो इनका जो है कि उल्लेख जो है आर्टिकल 63 में किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे। 64 में बताया गया है कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। प्रधानमंत्री का उल्लेख जो है ये 74-75 में किया गया है। राष्ट्रपति जी का 53 से लेकर के 62 तक इनका उल्लेख किया गया है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पुणे में स्थित है। हम इसी से रिलेटेड कुछ अन्य जो है इंपॉर्टेंट अनुसंधान संस्थान हैं उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में इसका जिक्र है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है वो लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान जो है वो लखनऊ में है। और भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है।
केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान ये नागपुर में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान ये मैसूर में है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल संरक्षक और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1098 होगा दोस्त। ये 1998 लिखा है, 1098 जो है वो बाल संरक्षण चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। इसी से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 है, आप जानते हैं। अग्निशमन जो है हेल्पलाइन नंबर 101 है। एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर जो है 102 और 108 है। यातायात हेल्पलाइन नंबर जो है वो 103 है। घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर 181। भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर 1031 है। सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके खिलाफ 1064 में हेल्पलाइन नंबर है। जन शिकायत मुख्यमंत्री जन शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1074 है, 76 है। वीमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090 है। महिला हेल्पलाइन नंबर जो है 1091 है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है 1098 है। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है 14433 है। किसान हेल्पलाइन नंबर जो है 1551 है। मौसम बिगड़ने पर हेल्पलाइन नंबर 1717 है। रोड एक्सीडेंट के लिए 1070 है। एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए नॉर्मल एक्सीडेंट होता है रोड एक्सीडेंट के अलावा, तो उसके लिए 1072 है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो हम्पी दोस्तों आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य था तो उसकी राजधानी हम्पी थी, तो ये किससे रिलेटेड हो सकता है? बी से, कर्नाटक से रिलेटेड है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह आप क्वेश्चन को लिंक करिए, लिंक करके भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जन संचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सूचना और प्रसारण मंत्रालय। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा तर्क लगाएंगे तो इसका राइट आंसर आप बिना पढ़े भी देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको दोस्त एग्जाम में मिलेंगे 2-3 क्वेश्चन जहां आपको वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, आप नहीं पढ़े हैं, वहाँ पे भी आप थोड़ा सा तर्क लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। तो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों का विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त बी नंबर कुषाण शासक। कुषाण शासक की वहाँ पे मूर्तियां पाई गई हैं। कुषाण शासक की बात करें तो ये दोस्तों ये शक वंश का ही एक पार्ट है। कुषाण जो है दोस्त ये उसका जो सबसे प्रतापी शासक था वो कनिष्क था, जिसकी राजधानी मथुरा और दूसरी राजधानी पेशावर था, और इसने शक संवत का शुरुआत किया था। शक संवत को इन्होंने शुरुआत किया था और चौथी बौद्ध संगीति इन्हीं के समय हुई थी। वसुमित्र उसकी अध्यक्षता किए थे और एक कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और चरक, नागार्जुन, वासुमित्र जिन्होंने बुद्ध चरित्र को लिखा है इन्हीं के दरबार में रहते थे। रेशम मार्ग पर इनका अधिकार रहता था, जो रेशम मार्ग होते थे उनका जो है इस पे इनका अधिकार रहता था। किसका? कुषाणों का अधिकार रहता था। चोल की बात करें तो चोल दोस्त ये इनकी राजधानी तंजौर थी और इसके जो संस्थापक थे वो विजयालय थे और इसके जो प्रतापी शासक थे वो राजराज थे और इन्होंने श्रीलंका पे अधिकार कर लिया था। उनके कई राज्यों को कब्जा करके वहाँ पे अपने शासन करते थे और इन्होंने ही राजराज ने बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इसकी स्थापना किया था। अगले जो प्रतापी शासक थे वो राजेंद्र प्रथम थे। राजेंद्र प्रथम ने जो है कि पश्चिम बंगाल एरिया में जो पाल वंश शासक थे, जो गंगा क्षेत्र में, यहाँ तक इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था और इन्होंने जो है कि गंगईचोलपुरम की उपाधि धारण किया था। और बात करें गुप्त की तो गुप्त शासक जो इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त, और जो प्रतापी शासक हुए चंद्रगुप्त प्रथम हुए, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त हुए, जिनका राजकवि जो थे वो हरिशेर थे, जिन्होंने गुप्त प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। अगले जो प्रतापी शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय थे और इनके जो है कि नवरत्नों का समूह इन्हीं के दरबार में रहता था। कालिदास इन्हीं के दरबार में रहते थे। मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश का जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और इन्होंने मगध को केंद्र बना के शासन किया था। भारत के बहुत बड़े क्षेत्रों पे बहुत लंबा कार्यकाल तक शासन किया। उसके बाद बिंदुसार आते हैं और बिंदुसार के बाद अशोक आते हैं, जिन्होंने यहाँ पे शासन किया है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने किया था।
1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, क्योंकि इसका जो है कि वहाँ पे बंगाल जो है स्वतंत्रता सेनानियों का केंद्र हो गया था, उसको डिवाइड करना चाहते थे। और बात करें अन्य ऑप्शन की तो लॉर्ड रीडिंग के समय दोस्त चौरी चौरा कांड हुआ था, और स्वराज पार्टी की स्थापना इन्हीं के समय हुई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था इलाहाबाद में 1923 में। बात करें इरविन के कार्यकाल में दोस्त जो है कि साइमन कमीशन आया था 3 फरवरी 1928 को। असेंबली बम इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर फेंका था। और 1929 में लाहौर अधिवेशन इन्हीं के समय में हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसे पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था और स्थगित भी हुआ था। जो है कि गांधी इरविन समझौता बहुत ही फेमस है, और इसी समझौते के बाद गांधी जी ने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहले में नहीं लिया था कांग्रेस ने, ना ही थर्ड में लिया था, सिर्फ सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उसमें भाग लिया था। बात करें वारेन हेस्टिंग्स की तो वारेन हेस्टिंग्स दोस्त ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? राज्य का उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीजीपी हो जाएगा दोस्त, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस महानिदेशक जो होता है वो राज्य का जो है कि सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी होता है। इसी से रिलेटेड जो है कि हम अन्य क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो जो है कि इसका जो टैग है सुरक्षा आपकी संकल्प, हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है। और एक 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश जो है कि झंडा दिवस को मनाते हैं। हम इसी से रिलेटेड अन्य जो है कि रैंकिंग, हम उस सारे रैंकिंग को देख लेते हैं। कांस्टेबल आते हैं, फिर लांस जो नायक होते हैं, फिर उसके बाद हेड कांस्टेबल होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि एएसआई होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, उनके ऊपर 2 स्टार वाले जो होते हैं वो सब इंस्पेक्टर होते हैं। और इन्हें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 स्टार वाले कौन होते हैं? वो सब इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं। उसके ऊपर इंस्पेक्टर होते हैं, ये थाना के इंचार्ज होते हैं। और उसके ऊपर डीएसपी होते हैं, डिप्टी एसपी, फिर उसके बाद एडिशनल एसपी होते हैं, उसके बाद ये असिस्टेंट एसपी होते हैं, फिर उसके बाद एडिशनल एसपी होते हैं, फिर एसपी होते हैं। एसपी जो होता है जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है, एसपी होता है। फिर उसके ऊपर जो है एसएसपी आते हैं, फिर उसके बाद डीआईजी होते हैं, फिर आईजी होते हैं, फिर जो है सबसे ऊपर जो होते हैं वो एडीजी और जो है कि डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, राजस्व बजट जो है वो सरकार के चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है। बात करें बजट की, बजट दोस्तों बजट जो है कि आर्टिकल नंबर 112 में इसका प्रावधान किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो है कि सरकार जो 1 साल से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के लिए बजट पारित करती है। और उसमें 2 टाइप के जो कि खाते होते हैं, जिसमें राजस्व बजट होता है और एक चालू बजट होता है। तो राजस्व बजट में जो 1 साल के अंदर खर्चे होते हैं, जैसे रक्षा हो गया, पेंशन हो गया, ये 1 साल के अंदर जो बजट खर्चे होते हैं उसे राजस्व बजट कहते हैं। और जो 1 साल से ऊपर बजट होते हैं उन्हें पूंजीगत बजट कहते हैं। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन है 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 चरणों में किया गया था। इसी से रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं, भारतीय जनगणना से रिलेटेड है। भारतीय जनगणना जो भारत के लोगों को विभिन्न विशेषताओं जैसे उनका जनघनत्व, साक्षरता जैसी चीज़ों को एक सांख्यिकी जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत होता है, हमें डेटा प्रोवाइड कराता है। संविधान के अनुच्छेद 246 में देश की जनगणना कराने का दायित्व जो है कि संघ सरकार पर दिया गया है कि ये जनगणना का कार्य संघ सरकार कराएगी। और ये 7वीं अनुसूची में भी इसका प्रावधान किया गया है। 10 की जनगणना जो है, 10 की जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च अधिकारी भारत का पंजीयक और जनगणना आयुक्त जो है कि ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है जनगणना का। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो भारत का पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहला जो जनगणना हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, और इसका चरण जो है कि 2 चरणों में हुआ था। और 2011 की जनगणना की बात करें तो ये 15वीं जनगणना है, और देश की स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना है। महान विभाजक वर्ष जो है वो 1921 ईस्वी को जो कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनगणना जो है जनसंख्या जो थी भारत की वो
माइनस में चल रही थी, इसलिए महान विभाजक वर्ष कहते हैं। और 1961 से 71 के दशक को जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वृद्धि दर हुआ था, इसलिए इसे जनसंख्या का विस्फोट कहते हैं। 1961 से 1971 के दशक को। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बौद्ध की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये चीन में स्थित है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, हार्टिकल्चर हो जाएगा। विटीकल्चर दोस्त अंगूर उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर जो है वो रेशम के कीटों का पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर वो मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। हम इसी से रिलेटेड कुछ और जो है कल्चर जिसे कहते हैं, जिसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। सेरीकल्चर जो रेशम कीट से पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर जो है मछली पालन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। वर्मीकल्चर जो है वो कछुआ पालन से संबंधित है। पोमोकल्चर जो फलों का उत्पादन। हार्टिकल्चर बागवानी। और फ्लोरिकल्चर जो है वो फूलों के उत्पादन। ओलेरीकल्चर जो है सब्जियों के उत्पादन से रिलेटेड है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर कोच्चि जो है इसे अरब की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसको हमने प्रीवियस जो पेपर हुआ था, प्रीवियस जो शिफ्ट में हमने पिछले 2-3 शिफ्ट में हमने बहुत ही डिटेल में इसका एनालिसिस किया है। कोलकाता को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। और मरमागांव दोस्तों ये गोवा में स्थित है। मुंबई जो है भारत का सबसे बेस्ट बंदरगाह है। और हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो पीलीभीत में स्थित है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो बिजनौर में स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसमें कतरनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल है। और रानीपुर पूछ ले दोस्त, रानीपुर इंपॉर्टेंट है। रानीपुर अगर पूछ ले टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये चित्रकूट जिले में स्थित है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नाम बदल करके दोस्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद कर दिया गया है। ये 2006 में किया गया है। बात करें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की, तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो हुआ था वो 1993 में हुआ था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के किनारे पर ये कुंभ मेला मनाया जाता है। कुंभ मेला और कहाँ लगता है? नासिक में लगता है, उज्जैन में लगता है और हरिद्वार में लगता है। हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ जो मेले हैं उसको देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे मेला देखेंगे, फिर उसके बाद महोत्सव, इस महोत्सव को भी देख लेंगे। नौचंदी मेला दोस्तों ये मेरठ में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला ये हापुड़ में लगता है। सोरो मेला जो है वो कासगंज में लगता है। लट्ठमार होली जो है ये मथुरा में मनाई जाती है। श्री राम और रामनगरिया मेला जो है वो, और श्रावणी मेला जो है ये आगरा में मनाया जाता है। राम बारात और ये रामनगरिया और श्रावणी मेला जो है वो फर्रुखाबाद में मनाते हैं दोस्त। और बात करें राम बारात, बटेश्वर मेला, कैलाश मेला जो है ये आगरा में मनाया जाता है। बटेश्वर मेला जो है ये पशु मेला है। और कैलाश मेला जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, ये आगरा में मनाया जाता है। मनकपुर मेला दोस्त ये कानपुर में मनाया जाता है। और आगे जो कुछ मेले हैं उसको देख लेते हैं। कालिंजर मेला जो है बांदा में मनाया जाता है। रामायण मेला इंपॉर्टेंट है, ये चित्रकूट में मनाया जाता है। कुंभ या महाकुंभ जो है ये इलाहाबाद में मनाया जाता है, प्रयागराज में। कबीर मेला या मगहर महोत्सव दोस्त ये जो है कि संत कबीर नगर भदोही में मनाया जाता है। गोविंद सागर मेला दोस्त ये अम्बेडकर नगर में मनाया जाता है। खिचड़ी मेला जो मकर संक्रांति के अवसर पर मनाते हैं वो गोरखपुर में मनाया जाता है। देवी पाटन मेला दोस्त ये बलरामपुर में मनाते हैं। परिक्रमा या रामनवमी मेला ये अयोध्या में मनाते हैं। सैयद सलार में उर्स मेला इंपॉर्टेंट है, ये बहराइच में मनाते हैं। देवा शरीफ मेला ये बाराबंकी में मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और गोला कोकरनाथ मेला ये लखीमपुर खीरी में मनाते हैं। बेरिया घाट मेला दोस्त ये हरदोई में मनाते हैं। ढाई घाट मेला वो शाहगंज में मनाते हैं। शाहजहाँपुर में मनाते हैं। शाकंभरी मेला दोस्त ये सहारनपुर में मनाते हैं।
हम आगे देखते हैं। सपना वह नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, यह तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। तो दोस्त, सपना वो नहीं जो आप रात में देखते हैं, सपना वो है जो आपने वर्दी लेने को ठानी है। तो उसके लिए दोस्त, अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है, आपने मेहनत कम किया है, आपको उतना नंबर पर्याप्त मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए उसको आपको प्राप्त करने के लिए, और आप निरंतर मेहनत करिए। निश्चय ही दोस्त आपने उस स्वप्न को जरूर पाएंगे जो आपने देखा है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किस विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ये वित्तीय निगम जो है ये उद्योग से रिलेटेड होगा। आप देख सकते हैं नाबार्ड जैसी जो चीज़ें हैं वो कृषि से संबंधित हैं, और ये सेवा सेक्टर में ऐसा कोई रोल नहीं निभाएगा, शिक्षा या उद्योग हो सकता है। इस तरह से आप गेस कीजिए। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो नज़दीक आंसर हमको लग रहा है ऑप्शन से, वो वित्तीय निगम है। वित्तीय निगम जो उद्योग से रिलेटेड जो है कि आपको ऋण प्रोवाइड कराता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन को आप गेस करिए। आप कुछ क्वेश्चन को दोस्त कैसे गेस कर सकते हैं, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन का उत्तर जो सीधे हमको मालूम हो गया कि इसका उत्तर पढ़ें और हमने पढ़ा है, आपको याद आ रहा है कि हाँ इसका राइट आंसर ये हो गया। और कुछ क्वेश्चन जब पढ़ने होने पर भी नहीं समझ में आता है तो आप उसको ऑप्शन से उसको एलिमिनेट कीजिए। तो ये स्वास्थ्य नहीं होगा, कृषि नहीं होगा, इसके लिए तो नाबार्ड होता है, शिक्षा या उद्योग में से कोई हो सकता है। तो ये वित्तीय निगम है, तो भाई शिक्षा के लिए क्यों इतना काम करेंगे? अगर इतना अच्छा काम करते तो यूपी की शिक्षा बहुत आगे हो जाती। तो ये हो सकता है ये उद्योग के लिए ज़्यादा ये नज़दीक आंसर होगा। इस तरह से आप गेस कीजिए तो आपके आंसर जो सही हो सकते हैं। तो कई क्वेश्चन इस तरह के आपको मिल सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जहाँ आपको गेस करना पड़ेगा। इस तरह से आप गेस कीजिए, आपका क्वेश्चन सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते की बातचीत फिर से शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका ने दोस्त जो है कि आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पे बातचीत करना शुरुआत किया है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों लिथियम की खोज और खनन से संबंधित समझौते जो हुए हैं वो इंडिया और अर्जेंटीना के बीच हुए हैं। शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए केन्या अफ्रीकी देश है, यहाँ पर हुआ है। और नागरिक उड्डयन क्षेत्र से सहयोग के लिए न्यूजीलैंड से समझौता हुआ है। और सीमा पर मुद्रा की लेन देन की सुविधा के लिए नेपाल के साथ सहयोग हुआ है। जो है कि समझौते हुए हैं। और 1000 गीगावाट बिजली का आयात करने के लिए नेपाल के साथ सहयोग जो कि समझौता हुआ है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसी से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। NIA का पूर्ण रूप दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्त अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पे एलिमिनेट कीजिए। आप देख सकते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, न्यू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये नहीं होना चाहिए। नेशनल इन्क्यूबेशन एजेंसी ये हो सकता है, नवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये नहीं होगा। तो यहाँ पर ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो आप इस तरह से गेस करेंगे तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने ये गेस किया है तो निश्चय ही दोस्त आप बहुत ही अच्छा गेस कर रहे हैं। इस तरह से गेसिंग पावर आप एग्जाम में जरूर यूज कीजिए, क्योंकि कई क्वेश्चन इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन आप नहीं पढ़े होंगे, तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन को आप गेस करेंगे, कुछ आपको पढ़ा हुआ वो सहयोग करेगा, बाकी आप खुद से जो कि लॉजिक लगाइए, आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिए और आपका आंसर सही होगा। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑपरेशन अजय हो जाएगा। आप हमास इजराइल के संघर्ष में ऑपरेशन अजय के द्वारा वहाँ के भारतीयों को जो है कि इंडिया लाया गया था। ऑपरेशन गंगा जो है ये यूक्रेन और जो है कि रसिया के बीच जो वहाँ से भारतीयों को लाने के लिए किया गया था। और इसी से रिलेटेड जो है कि कुछ अन्य ऑपरेशन है, जैसे देवी शक्ति जो था वो अफगानिस्तान में जब तालिबान उस पर आक्रमण किया था, देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान से संबंधित है। दोस्त जो है दोस्त जहाँ अभी दोस्त ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन दोस्त, ये भूकंप प्रभावित जो देश थे तुर्की और सीरिया में जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर भूकंप आया था वहाँ पे ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की और सीरिया भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में। और कावेरी दोस्त का ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में जो है कि वहाँ से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं,
जैसे कि वहाँ पे अभी जो अयोध्या का जंक्शन है उसका नाम बदल करके अयोध्या धाम कर दिया गया है। और भारत में बात करें इंटरनेशनल, यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो 5 एयरपोर्ट हो चुके हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक बनारस में हो गया, और कुशीनगर में हो गया, अयोध्या में हो गया, लखनऊ में हो गया, और जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कि ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति को चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो किसके किसके बीच इन्होंने धीमी इंटरनेट को दूर करने का भाषण दिया था और उसको पूरा किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच में जो है कि इन्होंने धीमी इंटरनेट गति को दूर करने का वचन इन्होंने जो दिया था उसको पूरा किया है। तो ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसी से घुमा टहरा के एक क्वेश्चन पूछा गया है, बस क्वेश्चन को बदल दिया गया है। इसी से रिलेटेड आप देखेंगे 2017 में भी है, 2018 में भी है। तो इसी तरह से देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग के एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो दूसरा स्थान हासिल किया है, डी नंबर हो जाएगा। बात करें नीति आयोग की, नीति आयोग का जो दोस्त स्थापना हुआ था वो 2015 में हुआ था, 1 जनवरी 2015 को, और उसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। और ये जो कुछ और सूचकांक को जारी करती है, जैसे गरीबी सूचकांक को और निर्यात तैयारी सूचकांक को ये नीति आयोग जारी करती है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने का समय सीमा क्या है? तो दोस्त इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 24 घंटे के भीतर साइबर क्राइम हुआ है तो आप 24 घंटे के भीतर 1930 पे आप डायल करके जो है कि अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया है? तो हमने इसको प्रीवियस शिफ्टों में कई बार इसको क्वेश्चन मिला है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिला है, इसको हमने अच्छे से किया है। तो अगर आप उसको देखे होंगे तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो जीएसटी कब किस वर्ष लागू किया गया है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 2017 में लागू किया गया है। जीएसटी की फुल फॉर्म को भी पूछा गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और ये गंतव्य आधारित कर है। जब आप अप्रत्यक्ष कर है, जब आप दुकानों से उपभोक्ता जब खरीदता है तो उस पर ये टैक्स लगाया जाता है। जो है कि देश में, विश्व में सबसे पहला देश जिसने जीएसटी लगाया था वो फ्रांस है। भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य जीएसटी लगाया था? वो असम हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। रूस जो है ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कर रहा है। और इसी से रिलेटेड हम अन्य क्वेश्चन को देख लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं। ब्रिक्स में दोस्तों अभी 6 देशों को शामिल किया गया है, जैसे सऊदी अरबिया है, ईरान है, यूएई है, मिस्र है, इथियोपिया है, अर्जेंटीना को भी शामिल किया गया है, लेकिन अर्जेंटीना इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। एक क्वेश्चन दोस्त पूछा गया था कि आसियान का बैठक कहाँ हुआ था? तो आसियान का बैठक 2023 में दोस्त, ये 2023 में इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया, आप जानते हैं कि आसियान में भारत उसका सदस्य नहीं है। और 2024 में कहाँ होगा दोस्त आसियान का बैठक? ये लाओस में होगा, लाओस। और एससीओ 2024 में इसकी बैठक कहाँ हुई थी दोस्त? ये अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। बात करें दोस्तों G20 की, G20 अभी भारत में हुआ था 2023 में। ये बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आप जानते हैं। अभी नई दिल्ली में हुआ था, भारत मंडपम में। और इसमें जो है कि थीम जो रखी गई थी वो वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। और अभी इसको जो भारत में G20 हुआ था उसमें सबसे अहम जो काम हुआ था वो अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया था। और 2024 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा दोस्त? ये ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, डॉक्टर उर्जित पटेल दोस्तों 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर थे। 2016 में दोस्तों 8 नवंबर 2016 को जो है कि नोटबंदी हुआ था। और इसमें जो है कि 500 और 1000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया था। और बात करें नोटबंदी क्यों होता है, तो नोटबंदी दोस्त जो है कि कर जो टैक्स चोरी होता है उसको रोकने के लिए
भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, आतंकवाद को जो फंड प्रोवाइड किया जाता है उसको रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर दोस्त, 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं एक ही शिफ्ट में दिवस से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। इसी से रिलेटेड दोस्तों हम देख लेते हैं फरवरी में और मार्च में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। फरवरी में बात करें दोस्तों, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 15 फरवरी को विश्व राष्ट्रीय शहीद दिवस, 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसी दिन को सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव का खोज किया था, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और मार्च में बात करें कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 22 मार्च को विश्व जेल दिवस, 24 मार्च को 6 दिवस या तपेदिक दिवस मनाते हैं। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, हिंदी भाषा का सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के लेखक हैं। और इसके अतिरिक्त इन्होंने लिखा था नीट का निर्माण फिर। और बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने परिमल राम की शक्ति पूजा इन्होंने लिखा था। मैथिली गुप्त शरण जो इन्होंने लिखा था साकेत, भारत भारती, पंचवटी, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी दोस्तों, ये 1955 में इन्हें साहित्य अकेडमी का पहला अवार्ड दिया गया था हिम्मत रंगेड़ी के लिए। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन अवार्ड जीता है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मोहम्मद शमी को दिया गया था। और बात करें जो खेल रत्न पुरस्कार जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो जो है कि चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी को दिया गया है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, क्या निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार का जो है ये आधिकारिक मुद्रा है। बात करें अन्य जो ऑप्शन है अफगानिस्तान का, तो अफगानी यहाँ का जो है कि आधिकारिक मुद्रा है। तुर्की का दोस्त जो मुद्रा है वो लीरा है और इसकी राजधानी अंकारा है। श्रीलंका की जो मुद्रा है वो श्रीलंकाई रुपया है और इसकी राजधानी कोलंबो है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया था? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वाराणसी में दोस्तों स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, परमवीर चक्र जो है वो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, लगभग 5-6 बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जो है ये सैन्य पुरस्कार है जिसमें वीरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र दोस्तों ये शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पुलिस का अवार्ड जो सबसे बड़ा अवार्ड कौन है? तो राष्ट्रपति जो है पुलिस जो अवार्ड देती हैं वो भारत का सबसे बड़ा पुलिस अवार्ड है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल उत्कृष्ट एप्लीकेशन यम पासपोर्ट सेवा भारत में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की जाती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो विदेश मंत्रालय। आप देख सकते हैं पासपोर्ट जो है कि पासपोर्ट ये विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यम पासपोर्ट सेवा भी विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रज्ञान हो जाएगा। बात करें इसके लैंडर की क्या नाम था? तो इसका लैंडर का नाम विक्रम था। विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक थे, उन्हीं के सम्मान में इसको विक्रम नाम दिया गया था। उसके लैंडर को जो लैंड करता है, जैसे चंद्रमा पे जाने के बाद जब लैंड करता है तो उस लैंडर को नाम दिया गया उसको विक्रम है। इसको हम थोड़ा सा इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। चंद्रयान 3 को डिटेल में देख लेते हैं। चंद्रयान 3 दोस्तों ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को LV-M3M4 रॉकेट से, और इसका जो लैंडर का नाम था वो विक्रम था। रोवर का नाम दोस्तों प्रज्ञान था। 23 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका आह्वान किया गया। इसको इसी दिन दोस्तों हमारा जो चंद्रयान था उस दिन पहुंचा था, और उसी सम्मान के लिए इसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में इसे मनाएंगे। लैंडिंग बिंदु थी जहां पे चंद्रमा उतरा था चंद्रयान 3, उसको शिव शक्ति का नाम दिया गया है। चंद्रयान 2 जो है जहां क्रैश पॉइंट हुआ था, आप जानते हैं कि चंद्रमा 3 हमारा सक्सेस हुआ था, चंद्रयान 2 जो है वो जो क्रैश हो गया था, और इसका जो जहाँ क्रैश पॉइंट है उसको तिरंगा नाम दिया गया है। आदित्य L1 अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 2023 को। इसको PSLV
C57 से लॉन्च किया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से दोस्त हमने 38 क्वेश्चन को देखा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका लेवल क्या था। कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको आप थोड़े से लेवल के थे, तो आप उसको जो ईयरली करंट अफेयर आता है वहाँ से आप उसको लेकर के देख सकते हैं। उसको मल्टीपल रिवीजन करिए, कम से कम परीक्षा आने से पहले आप 2-3 बार, परीक्षा में जाने से पहले 2-3 बार उसको रिवीजन कर लीजिए। बाकी जीएस के लिए दोस्त, जीएस जीके के लिए आप लूसेंट को कई बार रिवीजन कर डालिए। अगर आपके पास कोई और रिसोर्स है, आपने नोट्स फॉलो किया या किसी और इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो करते हैं, तो उसको भी कम से कम दोस्त 5 से 6 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और आप यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, उसको बेस बना के तैयारी कीजिए, सिलेबस को अपने पास रखिए और निश्चय ही दोस्त आप अच्छा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखा, धन्यवाद, थैंक यू।